जय हिंद माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फेडरलिज्म के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, इसके पहले मैंने आपसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में फेडरलिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। और आज की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहां पे समझेंगे कि इंडिया को कौन कौन सी चीजें एक फेडरल कंट्री बनाती हैं और क्या वाकई में हमने उस चीज को प्रैक्टिस किया है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास में बने रहोगे, सारी चीजें ध्यान से पढ़ोगे, आई गारंटी यू कि आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और स्टार्ट करते हैं इंडिया के एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की ओर, दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस की थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी और जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या होता है हमने डिस्कस किया था कि यहां पर पावर शेयर की जाती है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। यहां पर बेसिकली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है एट द नेशनल लेवल और एक होती है एट द स्टेट लेवल। ठीक है, और नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम यूनियन कहते हैं, सेंटर कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट के मैटर को लेकर के। ठीक है, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो लेती है डिसीजंस, इंपॉर्टेंट जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उसके ऊपर डिसीजंस लेती है। ठीक है, फिर हमने यहां पर डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म और यूनिटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, फेडरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से 100% क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि फेडरलिज्म में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के कितने टाइप हैं। जो फर्स्ट टाइप है जो हमने डिस्कस किया था दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जो सेकेंड टाइप है बेटा हमने डिस्कस किया था दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ये दोनों, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। फिर इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को कौन कौन से फीचर्स है जो कि एक इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी बताया था आपको कि इंडिया वाकई में एक फेडरल कंट्री नहीं है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, दैट इज फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल कंट्री। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना, और हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस किया। तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है तो बाकी के 2 लेक्चर्स आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा होगा वो क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इंडिया में। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स तो ऐड किए हैं, बट क्या ग्राउंड लेवल पे, क्या इन प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्या इंडिया ने फेडरल सिनेरियो हमारे डेमोक्रेटिक नेचर्स में देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि आपको सीबीएसई 2025 में पूछे गए। ठीक है, मतलब इसी साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आई होप आपको ये आज के क्लास का एजेंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलिए, तो आई विल डिस्कस टुडे अबाउट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो हमने डिस्कस कर लिया एंड ये देखिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया,
कि फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है इंडिया में। ठीक है, यस, नो डाउट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस रखे हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री की तरह हमें बताता है। ठीक है, बट इज इट सफिशिएंट? क्या इतना सफिशिएंट है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजंस रख दिए, क्या वो सफिशिएंट हो गया? नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दिस इज एसेंशियल। वो चीज़ एसेंशियल है कि यस, हमने फेडरलिज्म की जो थ्योरी है उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। ठीक है, नो डाउट वो चीज़ सही है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं सफिशिएंट है? क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है चलाई जा रही है, उसमें हमें उसकी नीतियों में, उसके पॉलिसीज़ में क्या हमें एक फेडरल फीचर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, और हमारे सामने जो चैलेंजेस आए थे, ठीक है, और क्या उन चैलेंजेस में हमने क्या फेडरलिज्म के जो फीचर्स है उसको लाने की कोशिश की है या नहीं की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वाकई में हमने एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, वो हमें नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से देखने को पता चलता है। किससे पता चलता है बेटा? हमें पता चलता है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके नेचर से हमें देखने को पता चलता है कि यस, हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी की बात की थी कि थ्योरिटिकल टर्म्स में फेडरलिज्म क्या होता है और हमने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, बट वाकई में हम ग्राउंड लेवल पे क्या वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता चलेगा कुछ केस से जो हमने यहाँ पर इंडिया में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर मेनली 3 चीजें कि हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस अ फेडरल कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हम यहाँ पे 3 सिनेरियो देखेंगे, 3 सिनेरियोज हम देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि इंडिया ने वाकई में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो पहला जो सिनेरियो होगा बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, पहला क्या होगा बेटा? दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेटा लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी। एंड तीसरा आई विल डिस्कस अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। इन 3 केस के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में इंडिया ने फेडरलिज्म को ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये आपको यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, है ना, कि जब हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और क्या हम ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हमारे सामने चैलेंजेस थे उसको हमने किस तरीके से डील किया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चैलेंज था बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, ठीक है, जो हमारे सामने सबसे पहला चैलेंज आया कि यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे स्टेट्स से डिमांड आना स्टार्ट हो गई कि उन स्टेट्स को अलग करके भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन कर दे। ठीक है, तो 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की डिमांड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला हमारे सामने यही चैलेंजेस था कि क्या हम भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड करें या ना करें। ठीक है, तो इस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुई तो ये सबसे पहले जो डिमांड है ये आंध्र प्रदेश से आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मद्रास और तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन एक साथ रहा करते थे। तो तमिलनाडु और यहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और यहाँ पर जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला। और यहीं पे इमर्ज हुई बात ये निकल के आई कि क्या हमें यहाँ पर
तमिलनाडु को अलग करके, आंध्र प्रदेश को अलग करके हमें दो राज्य का गठन कर दिया जाए। तो वाकई में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और लड़ाई की, है ना, स्ट्राइक किया गवर्नमेंट के खिलाफ, और हमने यहाँ पर मजबूरी के तौर पे हमने विभाजन कर दिया, किसके बीच में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। और धीरे धीरे करके इस तरीके से बहुत सारी डिमांड्स आना स्टार्ट हो गई कि सारे स्टेट्स को अपने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की बात चल रही थी। अब हमारे जो देश के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इस बात पे सहमति नहीं जता पा रहे थे कि क्या हम अगर वाकई में अगर हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करते हैं या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो हो सकता है कल को ये स्टेट्स भारत से अलग होने की डिमांड रखें। क्यों? क्योंकि ये एक हो जाएंगे और इससे भारत का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एक डेंजर उनको दिख रहा था। बट हमने कोशिश की और यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया, जैसे धार कमीशन, जेबीपी कमीशन, फजले अली कमीशन। तो ऐसे बहुत सारी कमीशन बनी, कमिटीज़ बनी। ये कमिटीज़ को स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था। इनका मेनली काम था कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि क्या हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बात जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास पहुंची तो उन्होंने इन कमीशंस के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और हमने यहाँ पर भाषा के आधार पर स्टेट को डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, और इस तरीके से ऐसे बहुत सारी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, क्या एक लैंग्वेज बस ही क्राइटेरिया था डिवाइड करने के लिए देश को? नहीं, लैंग्वेज वॉज नॉट द सोल क्राइटेरिया, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज को हमने इनकॉर्पोरेट किए थे। ठीक है, और जब भी हम देश का राज्य का यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं, हम बहुत सारे उसके जियोग्राफिकल फीचर्स को, उसके हिस्टोरिकल फीचर को, इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन को, वो सारी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं जब भी हम देश को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे स्टेट्स हैं, नागालैंड, मिज़ोरम, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स हैं। इन सारे स्टेट्स का हमने फॉर्मेशन किस बेसिस पे किया बेटा? इनका फॉर्मेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल एरिया सच एज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, तो इसको हम बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी के बेसिस पे हमने किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेडिशन। ठीक है, ये अपने कल्चर को, इनके कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमने उनको एक अलग से राज्य बना करके दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भाषा के आधार पर कर रहे थे, बाकी और भी क्राइटेरिया है, जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा, बेस्ड ऑन एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एज वेल एज हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ठीक है, जो सेम भाषा बोलते हैं, सेम लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उस बेसिस पे हमने यहाँ पर उनको स्टेट का फॉर्म करके दे दिया। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि हो सकता है आगे चल कर के ये देश से अलग होने की डिमांड करे, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज कि यहाँ से जो हम देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, अगर वहाँ पे जो काम करने वाला ऑफिसर है, वहाँ पे काम करने वाला अधिकारी है, अगर वो मान लीजिए आपके लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है, या फिर वो तमिल बोल रहा है, वो तेलुगु बोल रहा है, और आप एक नॉर्थ इंडियन हो, आप हिंदी बोल रहे हो, और आपको कोई काम करवाना है उस इंसान से, तो क्या आपको यहाँ पे तकलीफ होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको तकलीफ होगी, उससे कोई भी काम करवाने के लिए एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। बट भाषा के आधार पर यहाँ पे राज्य को डिवाइड करने से क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इससे हमारे देश को और ज़्यादा एक एफिशिएंसी हुई। ठीक है, इससे और भी लोग जो देश से अलग होने की डिमांड कर रहे थे तो वो स्टेट के साथ, इंडिया के साथ रहने के लिए मान गए। ठीक है, बिकॉज उनको अपना एक राज्य मिल गया, उनकी डिमांड फुलफिल हो गई। ठीक है, तो जो पहला चैलेंजेस था उसको हमने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डील किया बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम दूसरे चैलेंजेस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
द सेकेंड चैलेंज इज बेटा लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, तो लैंग्वेज पॉलिसी को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि यहां पर ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस से डिमांड उठी कि हमारी लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बना दो, शेड्यूल लैंग्वेज में डाल दो। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस को डाल देंगे? ठीक है, अगर उनको सारे लैंग्वेजेस को हमने शेड्यूल में डाला तो क्या होगा? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट था कि क्या किस लैंग्वेज को हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बनाना है, किस लैंग्वेज को हमें एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूँ तो इंडिया में कोई भी भाषा को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। अगर ऐसा करते तो क्या होता? अगर ऐसा हम करते तो जो बाकी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो क्या होती बेटा? वो ऑफेंड हो जाती है ना, वो एलिनेटेड फील करती कि इस लैंग्वेज को दर्जा दे दिया संविधान में, हमारे लैंग्वेज को क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो हो सकता था कि इससे हमारे देश को यूनिटी में काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो। तो वहीं पर हमने क्या किया बेटा? किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमने नहीं दिया। सो इट मीन्स दैट कि हिंदी जो लैंग्वेज है, इट इज़ वन ऑफ द लिंगा फ्रेंका ऑफ इंडिया। मतलब कि 40% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे स्पीक हिंदी लैंग्वेज। तो उनका मदर टंग कौन सा लैंग्वेज है बेटा? हिंदी है। तो हमने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हिंदी और बाकी अदर लैंग्वेजेस हैं, दे आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट वर्क, हम यहाँ पर इन भाषाओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन भाषाओं को हम ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। तो हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, हिंदी क्या है बेटा? जो हिंदी है, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है? दिस इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी कि एक होता है नेशनल लैंग्वेज, एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होता है शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज शेड्यूल? सबसे पहले एक बार मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि शेड्यूल बेसिकली होता क्या है। देखो, शेड्यूल इज बेसिकली दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दीज आर द एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है बेटा ये? दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, क्योंकि अगर ऐसा लिखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता। ठीक है, और इसको पढ़ना काफी ज्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती। तो हमने यहाँ पर शेड्यूल में क्या किया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अदर चीजें हैं एज ए रेफरेंस के तौर पर, वो सारी चीजें हमने शेड्यूल में लिख दिया। ठीक है, तो टोटल कितने शेड्यूल्स है इंडिया में? दे आर टोटल 12 शेड्यूल्स है। कितने बेटा? 12 शेड्यूल है। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और 12 शेड्यूल में से जो शेड्यूल नंबर 8 है, कौन सा बेटा? जो 8th शेड्यूल है। कौन सा? 8th शेड्यूल है। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखा है। क्या लिखा है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज। दैट इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिखा है। तो 8th शेड्यूल में हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है। अगर किसी भी लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे मैं बताता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाएगी। यस, दिस लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, काफी ज्यादा उस लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होता है तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को हम यहाँ पर
किसी भी भाषा पे वो एग्जाम दे सकता है, कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस है बेटा? 22 इंक्लूडिंग द हिंदी, ठीक है, 22 इंक्लूडिंग द हिंदी यहाँ पर हमें शेड्यूल लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। अब स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन मिल गया, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्निशन मिल गया, तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी पर्सन है, किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए जा रहा है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इन किसी भी भाषाओं का यूज कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है फॉर द एग्जामिनेशन इन एनी दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, किसी भी लैंग्वेजेस में वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। द स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हर स्टेट फ्रॉम दीज 12 शेड्यूल, ठीक है, ये जो 22 लैंग्वेजेस है, इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेजेस को ये अपने एज अ ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जो इंग्लिश का बेटा एक स्पेशल केस हमें देखने को मिलता है। क्या है भैया स्पेशल केस इंग्लिश का? देखो, तो मैंने आपसे कहा कि पहले एक चीज समझ लेते हैं कि 22 भाषाओं में से कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है। बेटा इस पे जरा फोकस करना, क्योंकि इस साल सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर इन लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, ठीक है। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस शेड्यूल लैंग्वेज में हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देकर के लैंग्वेजेस को याद कर लेनी है, ठीक है। पहले नहीं पूछा करते थे, लेकिन अब पूछ रहे हैं तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? तो आप देख सकते हो, असमीज है, ठीक है, बंगाली लैंग्वेजेस है, देन बोडो लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज है, गुजराती हो गया, हिंदी हो गई, ठीक है। तो हिंदी याद रखना, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। देन कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, मैथिली हो गई, मलयालम हो गई, मणिपुरी हो गई, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भी है का क्या बेटा शेड्यूल लैंग्वेजेस का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी, हालांकि हमें देखने को बहुत शर्म की बात है कि संस्कृत जैसी भाषा को हम भूल चुके हैं, ठीक है। आजकल कोई भी संस्कृत भाषा को पढ़ना नहीं चाहता, तो जो कि एक इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी इंडिया की एक टाइम पर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि संस्कृत को अभी हमने यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेजेस में दर्जा दिया है, ठीक है। देन संथाली हो गई, सिंधी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई एंड उड़िया हो गई, ठीक है। सो ऑल दीज लैंग्वेजेस कम अंडर द शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको ये सारे शेड्यूल लैंग्वेजेस याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश भाषा क्या है? तो इंग्लिश भाषा बेटा एक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिस इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज। आई रिपीट, इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से याद रखना है कि इंग्लिश भाषा को हमने शेड्यूल लैंग्वेज में दर्जा दिया है, ना कि शेड्यूल लैंग्वेज में दर्जा नहीं दिया है। इट इज जस्ट अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या है ऐसा, समझो इस चीज को। देखो बात ऐसी थी कि जस्ट हम आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो इंग्लिश भाषा है उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, और हम इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। बट ऐसा देखा गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज बन के रहे, ठीक है, और हिंदी को हमें प्रमोट करना है, ठीक है। इस कारण से 1964 में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेजेस को 1965 में इंग्लिश लैंग्वेज को स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। तो 1965 में इंग्लिश भाषा को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, चलो उन्होंने तो स्टॉप कर दिया। अब जो सदर्न स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे तमिलनाडु के हो गए, कर्नाटका हो गए, केरला हो गए, तो इन स्टेट से डिमांड आना स्टार्ट हो गई कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हिंदी लैंग्वेज हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दोगे तो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दोगे तो हम बात कैसे करेंगे, हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हमें तो हिंदी आती नहीं है, ठीक है। तो हमें हिंदी भी सीखना पड़ेगा, तमिल भी सीखना पड़ेगा। तो ये नहीं चाहते थे कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग बंद हो जाए, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इंग्लिश को ये कंटिन्यू रखना चाहते थे ताकि यहाँ पर एक ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे बिटवीन द नदर्न पीपल एंड सदर्न पीपल। ठीक है, सदर्न स्टेट्स एंड नदर्न स्टेट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बना रहे, वो टूटे ना। इस कारण से यहाँ से सदर्न स्टेट से डिमांड आना स्टार्ट होने लग गई कि हमें यहाँ पर इंग्लिश भाषा को एज अ ऑफिशियल पर्पस के लिए हमें स्टार्ट रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा है ना, प्रोटेस्ट बहुत सारे स्टार्ट हो गए, तो मजबूरन तौर पे गवर्नमेंट को फिर से इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा अंडर द एक्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1965। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है 1965 में, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था, देखो दो चीज़ है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि इंग्लिश सिर्फ हम 1964 तक यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी का यूज़ होगा एज अ ऑफिशियल पर्पस, इंग्लिश स्टॉप कर दी जाएगी। बट यहाँ पे डिमांड आई, फिर उसके बाद हमने एक एक्ट पास किया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1965, जिसके तहत हमने इंग्लिश लैंग्वेज को फिर से उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इंग्लिश भाषा का हम प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, एंड स्टिल गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना है हिंदी को, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ताकि यहाँ पे हमारे देश की जो भाषा है, जो जिसको हमारे देश की खुद की ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन मतलब कि हिंदी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिया। ठीक है, और इस भाषा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड भी आई थी। ठीक है, बट बहरहाल अभी हिंदी कोई भी किसी भी प्रकार की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अभी इट इज जस्ट अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस, क्या क्या की टेक अवे है? सबसे पहला हमें यहाँ पे याद रखना है इन लैंग्वेज पॉलिसी, दैट इज कि नो नेशनल लैंग्वेज, कोई भी प्रकार का नेशनल लैंग्वेज हमारे देश में नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड हिंदी इज अ हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट अ नेशनल लैंग्वेज एज इट इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडिया। ठीक है, सो स्टिल 40% बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो बहुत सारे लोग हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, बट हिंदी लैंग्वेज को हमने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड, हाँ जी, कैसे प्रोटेक्ट किया हमने? सो देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड पीपल कैन यूज देम इन गवर्नमेंट एग्जाम एंड स्टेट ऑफिशियल वर्क। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है उनको हमने शेड्यूल में डाल दिया। तो अब ऐसे जो लोग इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो दे विल नॉट फील ऑफेंडेड। ठीक है, और उनको भी लगेगा कि यस गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, उस चीज़ को लाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 22 भाषाओं को हमने शेड्यूल लैंग्वेजेस में दर्जा दे दिया है। ठीक है, फिर इंग्लिश का केस मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश कंटिन्यू की गई थी सिर्फ 1965 तक, फिर बाद में उसको रोक दिया गया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि सदर्न स्टेट से डिमांड आना स्टार्ट हो गई कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। फिर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया, जिसके तहत इंग्लिश को हमने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। बट यहाँ पे याद रखना है इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, अगर ऑप्शंस में अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लिश इज अ शेड्यूल लैंग्वेज और नॉट, नो, इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, देन फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी, तो हमने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा है। आई होप आपने एक श्रीलंका वाला एग्जाम्पल याद होगा आपको कि श्रीलंका ने जो वहाँ की लैंग्वेज है सिनालीज, उसी लैंग्वेज को उसने वहाँ का स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, जिसके कारण से बहुत सारे अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन थे जैसे तमिल थे, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, सो इंडियाज लीडर शोड फ्लेक्सिबिलिटी अवॉइडेड द फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड मेंटेन द यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं किया, हमने यहाँ पर एक जो यूनिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश की, अनलाइक द श्रीलंकन क्राइसिस ओवर द लैंग्वेज। और जिस तरीके से श्रीलंका ने लैंग्वेज का क्राइसिस हमें देखने को मिला, उसको हमने अवॉइड किया, उस चैलेंजेस को हमने अवॉइड किया, और हम यहाँ पर किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर
कि क्या होता है शेड्यूल लैंग्वेजेस और हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इज assertion A, linguistic states lead to India's disintegration। ठीक है, उसका रीजन क्या है बेटा कि डिवाइडिंग स्टेट्स बाय लैंग्वेज क्रिएट रीजनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है बेटा, both A and R true and R explains A, both A and R true but R does not explain A, A is false and R is true, and option D both A and R are false। ठीक है, तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स लीड टू इंडियाज डिसइंटीग्रेशन, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे हमने यहाँ पर स्टेट का संगठन किया है तो क्या उससे भारत का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। उसके पीछे का रीजन क्या दे रहा है कि डिवाइडिंग स्टेट्स बाय लैंग्वेज क्रिएटेड रीजनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नहीं भाई, हमने यहाँ पे बोला कि इससे डिसइंटीग्रेशन नहीं बल्कि इससे इंटीग्रेशन हुआ है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट का राज्य का गठन किया, इससे और भी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि देश का डिसइंटीग्रेशन हुआ। दूसरा, यहाँ पे क्या रीजनल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी है? नहीं भैया, बल्कि कम हो गई है ना, और जो रीजनल टेंशंस और प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसमें हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो बोथ द assertion and reason is incorrect। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ऑल फॉल्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों इनकरेक्ट है बेटा, बिकॉज linguistic state did not cause disintegration, instead they strengthened the national unity and इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि इससे बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। क्या हो गया बेटा, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा आसान हो गया है और इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, सो अर्लियर फियर्स ऑफ रीजनल टेंशन और डिवीजन, पहले हमें इस चीज़ को डर लग रहा था कि ये चीज़ करने से हमारे देश का विभाजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे हमारे देश की जो अखंडता है, यूनिटी इंटीग्रिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई है हमारे संविधान के। तो बताओ भैया कौन कौन सी लैंग्वेज है। देखो, तो सबसे पहला मराठी, इंग्लिश, संस्कृति, हिंदी। ठीक है, अब यहां पे देख लो बेटा कि हमने इंग्लिश तो पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा क्या, बताओ आप बताओ। मैंने आपको बार बार मैंने आपसे क्या कहा कि इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज, इट इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, दिस इज ओनली अ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बेटा, दिस इज ओनली अ ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या ये, दिस इज ओनली अ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी हमें इस ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल 4। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए, सी एंड डी। तो मराठी इज अ शेड्यूल लैंग्वेज, संस्कृत इज अ शेड्यूल लैंग्वेज एंड हिंदी इज अ शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें ये तीनों लैंग्वेजेस एज अ शेड्यूल लैंग्वेज देखने को मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेंट्रल स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था बेसिकली, देखो मैं आपको बता दूं कि 1947 में, ठीक है 1947 में यहां पर जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट में किसका रूल चल रहा था बेटा, कांग्रेस का। किसका रूल चल रहा था,
कांग्रेस। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है बेटा वो सेंटर गवर्नमेंट में रूल कर रही थी। ये रूल करती है टिल 1960s, ठीक है, 1960s तक यहाँ पर ये रूल करती है, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर 1960s यहाँ पे रीजनल पार्टी का राइज होने लगा, ठीक है। यहाँ पे रीजनल पार्टी, ठीक है, रीजनल पार्टी मतलब जो स्टेट लेवल पे अलग अलग पार्टी का राइज हमें देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि 1917 में 1970s में क्या हुआ, यहाँ पर जो डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस है, जो डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस है वो खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या करने लगी, फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। और उस इमरजेंसी के कारण यहाँ पे जो कांग्रेस का डोमिनेशन था बेटा वो हमें खत्म होते हुए देखने को मिलता है। एंड आफ्टर दिस 1980s में अगर मैं बात करूँ 1990s या फिर 80s की बात करूँ या फिर आफ्टर 1990 यहाँ पर स्टार्ट होता है बेटा कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 1990, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब स्टेट में, सेंटर में किसी एक पार्टी का डोमिनेशन नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट पार्टी राइज होने लगी, जिस कारण से किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उसके पहले क्या हो रहा था, एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, कुल मिलाकर के सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर क्या चल रहा था बेटा कि when the same political party ruling in a central state could not enjoy more power as central government could influence the decision of the states। सिंपल सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को रूल करने ही नहीं देती थी, है ना। उसके ऊपर उसके जो सारे डिसीजंस थे वो सेंटर के द्वारा लिए जाने लगे, ठीक है, क्योंकि पार्टी अल्टीमेटली सेंटर पे सेम पार्टी है, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ आफ्टर 1990, ठीक है, बाद में 1990 के बाद क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज came up and acquired the power in states and this was also beginning of the era of coalition government। यहाँ पे याद रखना बेटा, this lead to the beginning of coalition government, ठीक है। तो यहाँ पे coalition government आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, at the center level, ठीक है। अब coalition government का मतलब क्या होता है? What is the meaning of coalition? coalition का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब ये सेंटर है, तो सेंटर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फुल ऑन मेजोरिटी नहीं आई है। फुल ऑन मेजोरिटी का मतलब अगर 545 सीट्स हैं लोकसभा में, तो अगर आपको गवर्नमेंट बनाना है तो अल्टीमेटली आपको कितनी सीट चाहिए होगी? 50% प्लस 1 मतलब 273 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए बेटा? 273 प्लस सीट्स आपको चाहिए फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द मेजोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टी का डोमिनेशन, उनका जो डोमिनेशन है ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ममता बनर्जी की पार्टी देखो, ठीक है, आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी देखो, ठीक है, केरला में देखो, तो यहाँ पर रीजनल पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल की इलेक्शंस में, लोकसभा की इलेक्शंस में ये जो ये बड़ी बड़ी पार्टीज हैं ये नहीं जीत पाती है, ठीक है। तो जब किसी को मेजोरिटी नहीं आई तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेकर के क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। इसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। When the different political parties come together, to rule or to form the government, that is called as a coalition government, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलने लगा कि लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। सो दिस द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंसेस, ठीक है। तो जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं वो अलायंसेस में आना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कांग्रेस का है, ठीक है, इंडिया अलायंसेस हमें देखने को मिलता है, और जो बीजेपी का है एनडीए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग अलायंसेस देखने को मिलता है हमें,
ठीक है। तो ये अलायंसेस क्यों बनाने लगे, ताकि ये इलेक्शंस में एक साथ अलायंसेस में रहे और जीतने के बाद ये गवर्नमेंट चलाए। ठीक है। अब रीजनल पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, क्यों रीजनल पार्टी पागल थोड़ी ना है, वो क्यों आएगी सेंटर के पास, कुछ तो उसको बेनिफिट देगी सेंटर। किस तरीके के बेनिफिट देगी, तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट बनाई जाती है, उस गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज होंगी, उस मिनिस्ट्रीज में जो कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे या फिर कुछ मिनिस्टर्स होंगे, वो उन स्टेट के रीजनल पार्टी से मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इस सेंटर गवर्नमेंट में जो मेजर पार्टी है, उसको अब इस रीजनल पार्टी के साथ मिल करके डिसीजंस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर रीजनल पार्टी हमारा साथ नहीं देंगी तो गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। सो दे नो इट। इस कारण से हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर पे गवर्नमेंट है, वो रीजनल पार्टीज को अपना कॉन्फिडेंस में लेकर के रखती है बाय शेयरिंग द पावर, उनको पावर शेयर करके रखती है। इससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल की बात करता है, उससे हमारा फेडरल फीचर काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि विथ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट अ सेंटर, सो दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो पहले देयर वाज नो रिस्पेक्ट, देयर वाज नो ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कांग्रेस के टाइम पे किसी भी स्टेट में किसी भी प्रकार की, जब शुरू में जब नेशनल पार्टी थी हमारी, बिकॉज कि कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा रोल था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। अब जैसे ही गवर्नमेंट बनाई जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता थे, वो मतलब कि जो मेजरली मिनिस्टर्स थे, नेता थे, लीडर्स थे, वो सब के सब कांग्रेस से हुआ करते थे। तो कांग्रेस के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रूल हुआ करता था। बट धीरे धीरे करके अब कांग्रेस का रूल हुआ करता था, तो किसी भी स्टेट में अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाता था, कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट नहीं बना पाता था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो कांग्रेस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है। बट फिर भी हमने देखा कि धीरे धीरे करके कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हुआ और धीरे धीरे करके कोलिशन गवर्नमेंट एरा आया। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है अगर मुझे रूल करना है तो मुझे स्टेट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, स्टेट की जो रीजनल पार्टीज है उनका हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दिस मोर मतलब कि इससे क्या हो बेटा, जो रिस्पेक्ट है, ऑटोनॉमी है स्टेट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें देखने को मिलती है। सो दस मोर इंडिपेंडेंट डिसीजंस वर टेकन बाय द स्टेट्स एंड फेडरल सिस्टम्स वाज प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब स्टेट के द्वारा और भी अच्छे तरीके से वो अपने डिसीजंस ले सकती हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिसीजंस ले सकती हैं। अब बिकॉज सेंटर का डोमिनेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कि वो दोनों मिल करके गवर्नमेंट चला रहे हैं। सो टुडे दीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर इवन अफेक्टिंग द डिसीजंस मेकिंग इन सेंट्रल ऑल्सो। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अब स्टेट के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके द्वारा उनसे पूछ करके डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल दूं कि जो अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट को कितने नंबर ऑफ सीट्स आई बेटा, 240 सीट्स आई। अब मैंने आपको बताया कि आपको अगर लोकसभा में अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो कितनी सीट चाहिए, आपको लगभग 273 सीट चाहिए। अब आपके पास 240 ही सीट्स हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, अलग अलग रीजनल पार्टी का सपोर्ट लगेगा। अब बीजेपी ने जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जैसे टीडीपी पार्टी हो गई, जनसंघ पार्टी हो गई, इनके साथ क्या किया, इनके साथ कोलिशन किया और इनके साथ कोलिजन करके उसने उनके पास कितनी सीट्स आ गई, लगभग 300 के आसपास यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। नाउ दे वर एबल टू क्रॉस द मेजोरिटी। ठीक है। अब वो मेजोरिटी को क्रॉस कर सकते थे एंड दे कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट। ठीक है। वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस कारण से अभी हमें बीजेपी रूल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के दिस इज द एग्जाम्पल जो आपको बताता है कि कोलिशन गवर्नमेंट किस तरीके से चलाई जाती है। अब इससे अच्छी बात ये हुई कि जो स्टेट को डोमिनेट किया जा रहा था सेंटर के द्वारा, वो डोमिनेशन धीरे धीरे खत्म होते हुए हमें देखने को मिलता है और भी इफेक्टिव तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दैट टुडेज पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव देन
इट वॉज प्रैक्टिस इन द अर्ली डेज व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हमें फेडरल फीचर्स, फेडरल देखने को नहीं मिल रहा था, बल्कि अब हमें ज़्यादा ही एक एफिशिएंट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप दिस सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द, नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार बच्चों को परेशान करता है कि सर ये क्वेश्चन में है क्या। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये आपको एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को आपको बताना है कि पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक लीडर है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी, है ना, स्टेट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक बर्निंग फ्लेम है जहाँ पे लिखा है बेटा कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द बर्निंग फ्लेम लेवल्ड बाय कोलिजन गवर्नमेंट। तो बर्निंग फ्लेम में जो कोलिजन गवर्नमेंट लिखा है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ऑप्शंस क्या है बेटा? द विक्ट्री ऑफ द सिंगल पार्टी, द ऑप्शन बी इज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑप्शन सी इज चैलेंजेस ऑफ रनिंग अ कोलिजन एंड ऑप्शन डी इज इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट शोज द चैलेंजेस ऑफ रनिंग अ कोलिजन। तो आप इसका मुंह देख सकते हो कैसा उखड़ा हुआ है ना, सर रोतलू जैसा रो रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसको अपनी पावर शेयर करनी पड़ रही है किसके साथ? इन रीजनल पार्टीज के साथ। ठीक है, अगर इनको गद्दी में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? इन रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये गद्दी में या फिर गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो द बर्निंग फ्लेम लेबल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट सिंबलाइज द instability and pressure of managing the coalition government where the multiple parties come with the different interest must work due to the no clear majority। अब कितना डिफिकल्ट सिनेरियो होता होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रूल कर पाना कि जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, तो सबके इंटरेस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, सबके मुद्दों को, सबकी डिमांड्स को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट चला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। सो दिस डिपिक्ट द चैलेंजेस ऑफ अ कोलिजन। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन में और सेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है? ठीक है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? देखो जैसे मान लीजिए बीच में यहां पर सेंटर है, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी पावर्स को अलग अलग गवर्नमेंट्स में क्या कर दिया, इसने शेयर कर दिया। अलग अलग गवर्नमेंट में इसने अपनी पावर्स को शेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट है सबके पास पावर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो पावर है बेटा वो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर दी गई है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली ओके, डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ पावर, या फिर मैं कह लूं कि यहाँ पर जो पावर है इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा कि जो पावर है, ठीक है, जो पावर है, जो यहाँ पर पावर है, इट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर प्लस स्टेट से। यहाँ पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर जो पावर है वो ले करके किसको दे दी गई है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। किसको दे दी गई है बेटा? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को यहाँ पर पावर शेयर कर दी गई है। सो दिस काइंड ऑफ government is called as a decentralization। ठीक है, the power has taken from the center and state and given or the share to the local government bodies। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे इंडिया में
3 टीयर्स पहले हमें देखने को मिलता था, पहले हमें 2 टीयर्स देखने को मिलता था, पहला एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। तो सेंटर में हमें एट द सेंटर देखने को मिलता था, सेंटर गवर्नमेंट, फिर हमें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, देयर वाज अ स्टेट गवर्नमेंट। बट हमने यहाँ पर अंडर दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, और जिसके तहत हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को इस्टेब्लिश किया। क्या किया बेटा? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को हमने इस्टेब्लिश किया। अभी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कहाँ कहाँ पर? वन इज एट द सेंटर लेवल and one is at the village level and another is at the town level, ठीक है। तो one is at the village level, another is at the town level। विलेज लेवल पे गवर्नमेंट जो हमने बनाई इसको हमने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड एज पंचायत। क्या कहा बेटा? पंचायत कहा गया। एंड एट द टाउन लेवल इसको हमने क्या कहा? दिस इज कॉल्ड एज अ म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या किस तरीके से हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का फॉर्मेशन किया। तो पहले ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया था, बट इन 1992 कब किया बेटा? हमने 1992 में। कब किया? 1992 में हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को एज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का दर्जा दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फायदा है, ठीक है, क्या हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्यों किया हमने ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि डिसेंट्रलाइजेशन से हमें क्या फायदा है, तो देखो बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है? देखो, सबसे पहला क्या फायदा है कि यार इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बेटा? सी हियर, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि डेमोक्रेसी का, दिस इज अ स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या कहती है? पावर्स को शेयर करो एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसका हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है किस चीज का बेटा? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन और द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि जहां पर डिसीजंस डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा लिया जाता है। डायरेक्टली मतलब यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसका क्या फायदा है? इसका सबसे पहला क्या फायदा बेटा कि जो बर्डन है, किसके ऊपर बर्डन है? बताओ। सेंटर के ऊपर ये बर्डन कम हो जाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बर्डन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर आपके घर में आपके फादर सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, घर के बाहर के, घर के अंदर के, तो क्या वो एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बेटा कि इससे सिंपली जो बर्डन है किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, वो बर्डन काफी ज्यादा हमें कम देखने को मिलता है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है कि इट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। यही तो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट कि हमें डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। तो दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो जाता है कि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है लोगों का इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इट सॉल्व लोकल प्रॉब्लम एफिशिएंटली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो एकदम एफिशिएंट तरीके से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यार आप सोचो आपका क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में क्या इश्यू है, वो आप सबसे अच्छे जानोगे।
आपको ज़्यादा पता होगा उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे डील करना है, रेदर देन आपका पड़ोसी, ठीक है, रेदर देन कोई और आपके रिलेटिव्स, ठीक है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर मैंने आपको क्या दे दी, अगर मैंने आपको पावर दे दिया, अगर मैंने आपको पावर शेयर कर दिया। तो इससे क्या होता है बेटा कि सिंपल सी बात है कि इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों का बढ़ता है, और जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपके गांव में नदी में अगर डैम नहीं है तो डैम बनवाने के लिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे कि सर हमारे यहाँ डैम नहीं है, डैम बनवा दीजिए, तो वहाँ तक जाते जाते ही आप ख़त्म हो जाओगे, ठीक है, और बन चुका है डैम फिर, ठीक है, कभी नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, उसको आप आसानी से डील कर सको, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर हमने पावर्स को शेयर किया है, ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है, एंड दिस होल्ड्स द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड इट डीपन्स द डेमोक्रेसी, ठीक है। ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि what are the benefits, what are the significance of decentralization. The first significance is it reduces the burden of the central government. Second is that it increase the participation बढ़ा देता है लोगों का, कहाँ पर बेटा, इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तीसरा क्या है बेटा कि इट सॉल्व्स द लोकल प्रॉब्लम इफेक्टिवली, जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो इफेक्टिव तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द पावर शेयरिंग। तो ये देखो, इस पिक्चर को देख लो आप, यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। सो दिस रिप्रेजेंट्स द डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि यहाँ पे देखो पावर शेयर की जा रही है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा, किसको, डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज या फिर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस पिक्चर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई वी हैव प्रैक्टिस दिस डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज यार कि इतना बड़ा देश है हमारा इन टर्म्स ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके मेनली दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, इट इज वास्ट कंट्री, इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश को चलाना किसी एक गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। और सबको एक साथ रखना काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा इसके एग्जाम्पल्स आप देखो, क्या एग्जाम्पल्स है, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखिए क्या एग्जाम्पल। तो हमारे देश इतना बड़ा है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश इज बिगर देन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन किससे बेटा, रशिया से, एंड महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी, ठीक है। महाराष्ट्र जर्मनी से भी बड़ा है और रशिया, ठीक है। तो कुल देख लो आप, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जितनी रशिया की पॉपुलेशन है उतना हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, और महाराष्ट्र में इतनी पॉपुलेशन है जितनी जर्मनी में है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो इतने बड़े नेशन को एक इफेक्टिव तरीके से चला पाना काफी एक डिफिकल्ट का काम है, ठीक है। इस कारण से हमने क्या किया है, पावर को शेयर कर दिया कि ठीक है भैया ये लो, आप अपनी पावर रखो, अपना देश चलाओ आराम से, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आ जाना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी की, तो ये तो बच्चे को पता है कि भैया बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, कितने जात के लोग, कितने धर्म के लोग, कितने लैंग्वेज के लोग, कितने जात पात, है ना, कितने सारे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए ही तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है। तो फिर हमने दूसरा पॉइंट्स पढ़ा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए हमने पावर को शेयर किया है विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में, ठीक है। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। यार क्या हमने डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की? हाँ, हमने कोशिश तो की,
ठीक है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे एंड विलेज लेवल पर, टाउन्स लेवल पर डिसेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया वाज सेट अप इन ऑल द स्टेट डायरेक्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल्स। हाँ जी, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश नहीं की गई थी 1992 से पहले, बिल्कुल कोशिश की गई थी। लेकिन इस कोशिश में क्या था कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया था। देयर वॉज अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, कंट्रोल करती थी किसको, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को कंट्रोल करती थी। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था कि उसको पंचायत कैसे कैसे उस पर पावर देनी है, कैसे उसको इलेक्शन कराना है, कैसे वहाँ पर काम करवाना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे नो कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने इसको नहीं दिया था। किसको नहीं दिया था, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है जब ये इसके अंडर में थी। तो देयर वाज सेवरल प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, तो पहली प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, बेसिकली यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्शंस नहीं हो रहे थे रेगुलर तरीके से। कहीं कहीं पर तो 5-5 साल, 6 से 10-10 साल, 30-30 साल तक इलेक्शंस नहीं हो रहे। कहीं कहीं तो पंचायत भवन ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि ना पंचायत भवन है, ना वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ना ग्राम सभा मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बस नाम है, कॉपी किताब में लिखा हुआ है कि एक पंचायत है इस जगह पे, ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है। ठीक है, बिल्डिंगों में गाय भैंस सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई इंसान है नहीं। किसी को जाना है पंचायत में काम करने के लिए तो बाबू साहब जो सरपंच साहब हैं घर में बढ़िया टीवी लगा के देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी एक्चुअल पावर, कोई एक्चुअल पावर लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं था, सिर्फ नाम मात्र की पावर थी कि हाँ भैया लोकल गवर्नमेंट है, इसके पास ये पावर है। ठीक है, कोई एक्चुअल उसके पास पावर थी, न पैसे है न फंड्स है, कैसे काम करेगी। बस हाँ लिखा हुआ है कि पंचायत है, उससे थोड़ी ना काम होगा। ठीक है, तो फंड्स देने जरूरी है, उनको पावर देनी जरूरी है। तो इस तरीके से पावर उनको नहीं दी जा रही थी। तो इफेक्टिव टर्म्स में एक बहुत कम हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा था। मतलब कि हाँ था तो, लेकिन इट वाज नॉट अप टू द मार्क, है ना, इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा था कि हाँ भैया डिसेंट्रलाइजेशन है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क आना स्टार्ट हो गई कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करके दो। और इस तरीके से यहाँ पर हमने मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मोनार्जी देसाई की गवर्नमेंट थी 1992 में, उन्होंने ये स्टेप लिया कि हम जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिलाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिल गया तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिल गया तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिला तो क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात समझो, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब नाउ इट हैज बिकम अ मैंडेटरी। अब ये क्या बन जाएगी बेटा, नाउ दिस विल बिकम अ मैंडेटरी, है ना, नाउ दिस विल बिकम अ मैंडेटरी टू फॉर्म द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, है ना। अब ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बनाओ या ना बनाओ। नाउ दिस हैज बिकम अ मैंडेटरी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये दैट विल बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर दिया कि आपको अब क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी कर दिया कि अब आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का फॉर्मेशन करना है। अगर नहीं करोगे तो दैट विल बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। अब हर स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था कि अब आपको ग्राउंड लेवल पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को फॉर्म करना है। और हमने बहुत सारे प्रोविजंस रखे जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर क्या की गई है,
यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो आपस में शेयर कर दी गई है ना, अमंग दी गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे पावर को शेयर कर दी गई है। ठीक है, अब इधर देखो क्या क्या स्टेप्स लिए गए इन द डिसेंट्रलाइजेशन। इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 टियर गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक है एट द नेशनल लेवल और एक है एट द स्टेट लेवल। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। बट हमने 1992 में क्या किया बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन किया। कब किया बेटा? इन 1992। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो 1992 में हमने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है कि 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंज किया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर गया है, जिसके तहत हमने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लीमेंट किया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी वाज more powerful and effective. So here are the key features of 3-tier democracy. तो यहाँ पे क्या क्या की फीचर्स है? तो पहला की फीचर है, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections. ठीक है, now this become a constitutional mandatory to hold regular elections. अब आपको mandatory है कि आपको हर 5 साल में elections conduct कराने ही पड़ेंगे, नहीं कराया that will taken as a offense. ठीक है, दूसरा पॉइंट, सीट्स आर रिजर्व। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो क्या कर दी गई हैं? जो सीट्स आर रिजर्व्ड है ना, जो भी यहाँ पे सीट्स होंगी बेटा ये रिजर्व कर दी गई। किसके लिए? किसके लिए? फॉर द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स। यहाँ पे 2 ही चीजें याद रखना, एक इलेक्टेड बॉडीज है और दूसरा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड्स, मतलब कि जो चेयरपर्सन होंगे। कौन होंगे? जो कि यहाँ पर जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, जो इसके हेड होंगे, वहां पर भी हमने सीट्स को रिजर्व किया है। ठीक है, वहां पर भी हमने सीट्स को रिजर्व किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के लिए रिजर्व किया, जो चेयरपर्सन की सीट है, जो हेड की सीट है, वहां पे भी रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है। तो किसके लिए हमने रिजर्वेशन किया है? तो कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर याद रखना है आपको, कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले बेटा दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइबल वाले लोग हैं, जनजाति वाले लोग हैं, उनके लिए हमने सीट्स में रिजर्वेशन किया है। दूसरा हमने रिजर्वेशन किया बेटा किसके लिए? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों के लिए। ठीक है, देन थर्ड हमने रिजर्वेशन किया बेटा ओबीसी के लिए। किसके लिए? थर्ड वन इज ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसके लिए हमने रिजर्वेशन किया है। एंड द लास्ट वन इज वुमेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि हमने यहाँ पे वुमेन्स के लिए सीट्स को रिजर्व करके रखा है। ठीक है, वुमेन के लिए हमने सीट्स को रिजर्व करके रखा है। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल से टर्म में बता दूं कि मान लीजिए 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स में यहाँ पर हमने बता दिया कि इस 10 सीटों में कौन कौन लोग यहाँ पर इस सीट्स में इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने 10 सीट रख दी, तो किसी भी वुमेन के लिए हमने रिजर्व नहीं किया, तो सारे के सारे मेल मेंबर उस सीट्स पे इलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे मेल मेंबर्स में सिर्फ जनरल वाले ही इलेक्ट हो रहे हैं, कोई ओबीसी एससी एसटी वाले नहीं हो पा रहे। तो हमने यहाँ पर संवैधानिक रूप से बता दिया कि इन 2 सीट्स में सिर्फ एससी एसटी वाले लोग ही खड़े हो सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इन 2 सीट्स में यहाँ पे ओबीसी वाले खड़े होंगे, इन 2 सीट्स में जनरल वाले खड़े होंगे, इन 2 सीट्स में वुमेन्स खड़ी होंगी, स्पेशली सिर्फ वुमेन्स ही खड़ी हो सकती हैं, कोई और खड़ा नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लगभग 1/3 सीट्स, कितनी सीट्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कितनी सीट्स हैं बेटा, दैट इज 1/3 सीट्स, लगभग 1/3 सीट्स हमने वुमेन्स के लिए क्या करके रखा है? रिजर्व करके रखा है, कि जो भी वुमेन्स होंगी उनको 1/3 सीट्स में हम रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि एससी एसटी ओबीसी एंड वुमेन्स के लिए 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट में हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, प्रोविजन रखा है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझ लेते हैं कौन करेगा। तो
याद रखना, मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं प्लस स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल प्लस स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। किसकी होती है बेटा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ठीक है, ये चीज याद रखना, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ठीक है, लाइक म्यूनिसिपैलिटीज है ना, पंचायत, इनका इलेक्शन, इनके इलेक्शंस की जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन जो सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पे इस चीज को याद रखना कि बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रेडिटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस। तो किसके पास है बेटा? किसके पास है? दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर दी गई है। ठीक है, अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इलेक्शन तो कंडक्ट करा रहे हो, लेकिन पावर भी तो देनी चाहिए। ऐसा है पता चले कि पावर ही नहीं है, बस इलेक्शन ही हो रहे हैं, है ना। पावर तो मेन है ना यार, कि यार आपके पास उस काम करने की पावर भी हो, पैसे भी हो, रिसोर्सेस भी हो। अदरवाइज वो पावर देने से क्या मतलब जब आपके पास पैसे ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझो इस चीज को, तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सम पावर एंड रेवेन्यू। नाउ अब यहाँ पे इट इज कंपल्सरी दैट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे पावर और रेवेन्यू को शेयर करना पड़ेगा, किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। ठीक है, एंड दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, हर स्टेट के लिए अलग अलग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट आर द की प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या क्या की प्रोविजंस है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्लियरली अब बात करते हैं पंचायत के बारे में। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पंचायत। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज assertion decentralization allows direct public participation in decision making. Reason is local government are closer to the people and their problems. ठीक है, तो what are the options are? Both A and R are true and R explains A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ठीक है, and option C, A is false, R is true, and option D is both A and R are false. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यार डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, जो पावर है, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, वो हमें ज्यादा इफेक्टिव तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, लोकल गवर्नमेंट आर क्लोजर टू द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स। एंड ये चीज वाकई में सही है कि लोकल गवर्नमेंट लोकल लोगों को ज्यादा पता है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमें कितने टीयर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ईयर दैट इज कॉल्ड एज अ यूनियन गवर्नमेंट। फर्स्ट ईयर को हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जो कि सेंटर लेवल पे काम करती है। दूसरा फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एट दी हमें स्टेट लेवल, तो हमें स्टेट लेवल पर देखने को मिलती है। तीसरा है बेटा एट दी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो तीसरे लेवल पे हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और लोकल गवर्नमेंट में एक है म्युनिसिपैलिटीज और एक है पंचायत। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक है म्युनिसिपैलिटीज और दूसरा है पंचायत। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में कहां पर? दिस इज एट द टाउन एंड पंचायत एट द विलेज लेवल। ठीक है, तो विलेज लेवल पर हमें पंचायत देखने को मिलती है, और टाउन लेवल पर और सिटी लेवल पर हमें म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलती है।
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्दर हम पंचायत को 3 टीयर्स में डिवाइड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ 3 टीयर डिवीजन एंड दिस डिवीजन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहाँ, जहाँ पर लगभग 20 है ना, लगभग 20,000 से पॉपुलेशन कम है, 20,000 से पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 लेवल ही हमें देखने को मिलती है। बट कहीं पर अगर ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर 3 लेवल देखने को मिलता है पंचायत में। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि देयर इज़ अ 3 टीयर सिस्टम इन पंचायत। तो वन इज़ एट द विलेज लेवल, वन इज़ एट द एज अ ब्लॉक लेवल एंड अदर इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं। और म्यूनिसपैलिटीज़ को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हमें अलग अलग एरिया पे अलग अलग गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लेवल्स पे। ठीक है, तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमें बेसिकली 3 टीयर्स देखने को मिलता है। वन इज एट द विलेज लेवल, अनदर इज एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है, एंड अनदर इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 लेवल्स देखने को मिलती हैं। अब क्या डिफरेंसेस हैं, समझो इस चीज को। डिफरेंस क्या है, जो ग्रुप ऑफ विलेज है, द ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे बना दी जाती है। अब बहुत सारे ब्लॉक्स को क्लब करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। विलेज लेवल पे हम इसको कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर हम इसको कहते हैं पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कहते हैं जिला परिषद। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में क्या डिफरेंस है कि बहुत सारे विलेजेस को जब हम क्लब कर देते हैं और उस क्लब करके हम एक क्या बनाते हैं बेटा, पंचायत समिति बनाते हैं। तो द ग्रुप ऑफ विलेज कम टुगेदर टू फॉर्म द पंचायत समिति। ठीक है, जहां पे एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे बनाते हैं। एंड व्हेन द पंचायत समिति आर क्लब टुगेदर देन इट फॉर्म द जिला परिषद। ठीक है, ये क्या बनाता है बेटा, जिला परिषद बनाता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन अलग है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन अलग है तो समझेंगे इस चीज को। तो ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत है बेटा, इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है बेटा सरपंच। कौन होता है ग्राम पंचायत का हेड, सरपंच होता है। पंच और सरपंच होते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनका इलेक्शन कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, एंड द पंचायत समिति का जो हेड होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज BDO। कौन होता है बेटा, BDO होता है। ठीक है, और दम चेयरपर्सन भी इसको हम कह सकते हैं। और जिला परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, जिला चेयरमैन। कौन होता है हेड बेटा, जिला चेयरमैन होता है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो अब देखो जैसे पार्लियामेंट हो गया, इसको थोड़ा पार्लियामेंट से कनेक्ट करो। पार्लियामेंट में क्या होता है, यहां पर मिनिस्टर्स होते हैं और यहां पर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं और यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर विलेज लेवल में कौन देखने को मिलेगा, एक तो हमें देखने को मिलेंगे मिनिस्टर्स, हेड कौन है बेटा, सरपंच हो गया, और कुछ मेंबर्स भी होंगे ना। तो मेंबर्स कौन होंगे, दे आर मेंबर कॉल्ड एज अ ग्राम सभा। इन मेंबर को हम क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे। तो ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, ये मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखो, तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा में बेसिकली यहाँ पे इट ओवरऑल सुपरवाइज ओवर द पंचायत। तो पंचायत को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है बेटा, ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन मेंबर है ग्राम सभा का। ठीक है, तो ऑल द वोटर्स, कौन कौन बेटा, दैट इज बेसिकली ऑल द वोटर्स। ठीक है, कौन है, ऑल द वोटर्स, ऑल द वोटर्स, है ना, सारे वोटर्स। ठीक है, हु इज एबव द एज ऑफ 18, हु इज एबव द एज ऑफ 18 एंड हैव राइट टू वोट। ठीक है, इनके पास राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, जो 18 साल से ऊपर है, एट द बिलो हु इज एबव द एज ऑफ 18, और 18 या 18 से ऊपर जो भी लोग हैं, है ना,
और इनके पास वोट देने का अधिकार है, तो ये सारे के सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे? ग्राम सभा कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे बेटा? ग्राम सभा कहलाएंगे। इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, तो ये साल में 2 से 3 बार मिलते हैं और ये गवर्नमेंट का पूरा बजट डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, हमें उस पैसे को कहाँ पर लगाना है, क्या क्या चीज़ें हमें बनवानी है, कहाँ पर हमें कितना पैसा लगेगा, किसको हम अथॉरिटी देंगे, किसको हम पैसा देंगे जो उस काम को करेगा। ठीक है, वो सारा का सारा बजट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन अ ईयर फॉर 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से 3 बार आपको यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग रखनी पड़ेगी। एंड इट रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको रिव्यू करना, उस पर डिसीजंस लेना, ये सारे काम बेटा ग्राम पंचायत के हमें देखने, ग्राम सभा के देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कैसे बहुत सारे हेड होते हैं, है ना, देखा होगा मूवीज में, एक पेड़ होता है, पेड़ में, है ना, पंचायत जो सरपंच होते हैं वो बैठे होते हैं और फिर नीचे सारे सभा जितने भी लोग होते हैं गांव के, वो सारे लोग बैठते हैं और फिर उनसे बात होती है, डिस्कशन होता है। तो उस तरीके के सिनेरियो को ही हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक लेवल में कौन होता है मेंबर्स। तो ब्लॉक लेवल में बेटा 2 होते हैं मेंबर, कि जब जितने भी ग्राम सभा, जितने भी सरपंच हैं हर गांव के, जितने भी मेंबर्स है, पंच है, सरपंच है, इनमें से यहाँ के सारे मेंबर्स को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है एंड इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फॉर द पंचायत मेंबर्स। ठीक है, ये इन्हीं मेंबर्स में चूज किया जाता है पंचायत समिति के मेंबर्स। ठीक है, ऑल द सरपंच ऑफ द विलेजेस आर द मेंबर ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, सारे मेंबर्स पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स। ठीक है, ये पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और इन्हीं में से जो हेड होता है उसको हम बीडीओ बना देते हैं, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पे चेयरमैन का भी यहाँ पे इलेक्शन होता है। ठीक है, एंड द सीट इज ऑल्सो रिजर्व्ड। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जिला परिषद होगा, यहाँ पे मेंबर्स कौन होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स होते हैं? बेसिकली दे आर द इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और साथ साथ में यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हमें देखने को मिलता है, जो कि एमपी और एमएलएज भी हो सकते हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एमपी और एमएलएज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द जिला परिषद। इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है इसको सुपरवाइज करना। ठीक है, कि जिला परिषद क्या काम करता है? ये सुपरविजन करता है, सुपरविजन करके रखता है कि हाँ भाई काम सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, काम चल रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा? सुपरविजन। सुपरविजन करना प्लस यहाँ पे जो भी पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज। अलग अलग गांव की क्या पॉलिसीज हैं, सारी गांव की जो भी पॉलिसीज वगैरह है, इन सारी पॉलिसीज को एक करना, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करने का काम है। मतलब कि सुपरविजन प्लस यहाँ पर निगरानी रखने का काम है, विजिलेंस रखने का काम है। और पंचायत समिति क्या करती है? पंचायत समिति इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी का काम करती है। मतलब कि यहाँ पर ये जिला परिषद और विलेज पंचायत को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? कौन होता है इसके एग्जीक्यूटिव हेड? होता है बेटा कौन? दैट इज कॉल्ड एज दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। जो कलेक्टर होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो इसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस चीज को एक बार और अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं, इसको अभी नहीं करेंगे, पहले हम म्युनिसिपैलिटी को करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अर्बन लेवल पे। ठीक है, देखिए अर्बन लेवल पे क्या होता है, समझिए इस चीज को कि देखिए शहरों में 2 तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं टाउन्स, कुछ होते हैं बिग सिटीज। ठीक है, कुछ होते हैं टाउन्स, कुछ होते हैं बिग सिटीज। तो जो टाउन्स लेवल पर है, टाउन लेवल पर जो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलती है, म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलती है, इसको हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं।
ठीक है। और इस म्यूनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, चेयरपर्सन कहते हैं। मतलब कि जहां पर पॉपुलेशन कम होती है उसको हम म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है, ठीक है। एंड जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है बिग सिटीज में, वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। कौन होता है बेटा, बिग सिटीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमें देखने को मिलती है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो कौन होता है बेटा, इसको हाँ मेयर कहते हैं, मेयर, ठीक है। तो जो मेयर होता है वो हेड होता है किसका बेटा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और जो चेयरपर्सन होता है वो म्युनिसिपैलिटीज का हेड होता है, ठीक है। नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है। तो अलग अलग होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैच द फॉलोइंग टीयर्स विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो टीयर 1 है ग्राम पंचायत एंड एग्जाम्पल्स। तो हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, दैट इज कॉल्ड एज अ विलेज लेवल काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विलेज लेवल काउंसिल देखने को मिलती है पंचायत लेवल पे। देन पंचायत समिति इज बेसिकली अ ब्लॉक लेवल बॉडी, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे हमें ये बॉडी देखने को मिलती है। एंड जिला परिषद हमें किस लेवल पे देखने को मिलता है बेटा, जिला परिषद इज एट द एमपीज और एमएलएस, इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि एमपीज एंड एमएलएस आर द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद किस लेवल पे है बेटा, इट इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें देखने को मिलती है। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे हमें देखने को मिलती है। और ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इसका जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, हाँ मेयर कहते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें बिग सिटीज में देखने को मिलता है। कहां पर, बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जहां पर पॉपुलेशन कम होती है उसको हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, ठीक है, या फिर नगर पालिका भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ से क्या क्या की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कि ग्राम पंचायत क्या होती है बेटा, ये विलेज लेवल गवर्नमेंट बॉडी होती है एंड इट इज लेड बाय द सरपंच। तो कौन इसको लीड करता है बेटा, सरपंच लीड करता है, ठीक है। एंड इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। वार्ड क्या होता है, व्हाट इज वार्ड, देखो सिंपल से समझो। जैसे कि जितनी भी सीट्स होती हैं, जितनी भी सीट्स होती हैं, इन सीट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप पढ़ोगे इस चीज को, है ना। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किस तरीके से सीट्स रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो इन सीट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ नहीं, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। दिस इज अ जियोग्राफिकल एरिया जहां से हम कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। तो आप भी किसी ना किसी कैंडिडेट को आगे चूज करोगे आपके एरिया से, ठीक है। उसी एरिया को हम क्या कहेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहेंगे। उसी प्रकार से जो गांव है, जो विलेज है, उस विलेज को हम अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डिफरेंट वार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, दिस इज कॉल्ड एज वार्ड्स, ठीक है। तो आपका भी एक वार्ड क्रमांक होगा, ठीक है। आप भी जिस एरिया में रहते होंगे उसका एक वार्ड क्रमांक होगा। तो ये वार्ड क्रमांक डिवीजन करते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे, इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे हम वार्ड क्रमांक को डिवाइड करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। वार्ड क्या होता है, वार्ड एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है जहां से हम मेंबर को इलेक्ट करते हैं। सो ये अलग अलग पंचेस को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेक डिसीजन फॉर द विलेज एंड इज सुपरवाइज्ड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। तो ये ग्राम सभा के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमने दूसरा पॉइंट देखना है कि देयर इज अ 3 टियर रूलर सिस्टम। तो हमें यहाँ पे 3 टियर रूलर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहाँ पे, 1 इज एट द विलेज लेवल, टाउन लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमें तीनों लेवल पर हमें 3 टियर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। देन मैंने आपको जैसे बताया कि फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म
फॉर्म अ पंचायत समिति, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत मिल करके क्या बनाते बेटा, पंचायत समिति बनाते हैं। और ये पंचायत समिति मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, जिला परिषद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब जिला परिषद में कौन लोग होते हैं, सम आर द इलेक्टेड मेंबर्स लाइक लोकल एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है, एंड दे आर हेडेड बाय द जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिला परिषद के जो चेयरपर्सन है उसके द्वारा हेड किए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बात किया कि लोकल लेवल पे अर्बन बॉडीज पे भी हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो टाउन्स है म्यूनिसिपैलिटीज, हमें टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज देखने को मिलती है ना। एंड बिग सिटीज हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे बड़े बड़े शहर होते हैं, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ठीक है, इंदौर, ठीक है। तो ये सारे बड़े बड़े जो शहर है यहाँ पर हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलते हैं। एंड दे आर लेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लीड किए जाते हैं। एंड देयर हेड इज कॉल्ड एज अ मेयर, ठीक है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेयर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो यार सिंपल सी मेरिट समझ लो, क्या मेरिट्स है बेटा, कि इंडिया है ना, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि हमें देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिग एक्सपेरिमेंट, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया हमने डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है। देन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि लगभग 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेटा, कहाँ पर, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। नाउ दिस इज बिग नंबर, ठीक है। तो मतलब 36 लाख लोग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी बिग नंबर। वी हैव 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सो दिस इज वेरी गुड फॉर द डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, और ये हमें डेमोक्रेसी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लेकर के जा रहा है। क्लोज लेके जा रहा है मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेरिट कि इससे बेटा कि जो डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिला है, ठीक है। एंड इट हैज ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन, एंड इससे बेटा वुमेन्स का काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, खास करके इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं तो अभी भी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि बेटा यहाँ पर जो इलेक्शंस है नॉट हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शंस रेगुलर तरीके से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्शन है बेटा वो रेगुलर तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग द रियल पावर एंड रिसोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल पावर है ये ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं, नॉट ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल फाइनेंशियल नीड्स, ऐसे बहुत सारे पंचायत्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। जब पैसे नहीं होंगे तो वो म्यूनिसिपैलिटीज़ काम कैसे करेगी। आपके शहर में जो भी कम्युनिटी पार्क देखने को मिलता है, जो भी, इंदौर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही हाथ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना पड़ेगा कि यार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप रियल पावर्स नहीं दे रहे हो तो उससे क्या वो काम कर पाएगी इफेक्टिव तरीके से, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए या फिर पंचायत हो गए जहाँ पर इलेक्शंस ही प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हर 5 साल में इलेक्शंस होने चाहिए बट कहीं कहीं पर 10 साल, 20 साल, 30 साल तक इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। एंड वुमेन्स इन एक्टिव पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है कि भैया हमने सीट तो रिजर्व कर दी लेकिन अभी भी उस सीट पे फंक्शन कौन कर रहा है, उस सीट पे काम कौन कर रहा है, उस सीट पे काम कर रहे हैं उनके हस्बैंड, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना कि देयर इज अ हस्बैंड रूल स्टिल देयर, ठीक है। यहाँ पे पति प्रधान कॉन्सेप्ट चलता है। क्या चलता है बेटा, पति प्रधान, पति प्रधान। आई होप
आई गेस आप सभी ने मूवी देखी होगी, कौन सी वेब सीरीज देखी होगी, पंचायत। उस पंचायत वेब सीरीज में आपने क्या देखा कि वहाँ पे जो मंजू देवी होती है वो वहाँ पे इलेक्टेड सरपंच होती है, लेकिन उनके बिहाफ में रूल कौन कर रहा होता है, उनके जो पति हैं उनका तो नाम ही पड़ जाता है प्रधान जी, प्रधान जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि प्रधान जी एक्चुअल में पावर में रूल कर रहे हैं, मतलब कि एक्चुअली जो रूल किया जा रहा है, डिसीजंस लिया जा रहा है, प्रधान जी के द्वारा लिया जा रहा है। हालांकि वहां पर जो हमने लोगों ने चूज किया है एज अ सरपंच, वहां पर मंजू देवी को चूज किया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो रूल किया जा रहा है प्रधान जी के द्वारा किया जा रहा है। सो दिस सेज कि यहाँ पे प्रति प्रधान कॉन्सेप्ट चलता है, एंड वुमेन्स के पास एक्चुअल में कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि किसी ने एक सिग्निफिकेंट पावर ट्रांसफर नहीं की है। ठीक है, तो द लोकल गवर्नमेंट नॉर दे गिवन द एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना ही उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है। आज भी ऐसे बहुत सारी पंचायत हैं जहां पर एक प्रॉपर बिल्डिंग तक नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, पीने का पानी, साफ सुथरा पानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो क्या वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से यहाँ पर हमें अभी भी चैलेंजेस और इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब फटाफट कर लेते हैं कुछ गर्मा गर्म क्वेश्चंस, जो कि आपका पूरा ये जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा देगा। ठीक है, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए 5 रुपए का ये रहा। ठीक है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए इज कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन concurrent list that is education, and option B is option B concurrent list में पुलिस है, एंड ऑप्शन सी concurrent list में डिफेंस है, एंड ऑप्शन डी concurrent list में ट्रेड है। बेटा ये PYQs में करा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन सा यहाँ पे पेयर आता है, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस, ट्रेड? नहीं भैया, हमने पढ़ा था पुलिस किसके अंडर में आता है बेटा, इट कम्स अंडर दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, ट्रेड कम्स अंडर दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, एंड डिफेंस कम अंडर दी यूनियन लिस्ट, एंड एजुकेशन कम अंडर दी कंकरेंट लिस्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कंकरेंट लिस्ट में हमें एजुकेशन देखने को मिलता है, एंड कंकरेंट लिस्ट में कौन रोल कर सकता है, कौन लॉ बनाएगा बताओ, याद करो, रिकॉल करो। मैंने आपको पढ़ाया था कि कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिल करके लॉज बना सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था CBSE 2025 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ रीड द क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट्स ऑफ पोल आर वुमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन? इनमें से कौन सी बॉडी है जहां पर रिजर्वेशन किया गया है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए हमने सीट्स को रिजर्व कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायत। ठीक है, लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं किया रहा है, लोकसभा अभी नहीं है, जुडिशरी नहीं है। देखो एक चीज को याद रखना, 2023 में हमने एक बिल पास किया है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने बिल पास किया है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना, सीट्स के रिजर्वेशन के लिए कहाँ पे, इन लोकसभा, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ये लगभग 2026 से ये लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ बिल पास किया है, अभी ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इस कारण से लोकसभा इज नॉट द राइट आंसर। तो हम अभी सिर्फ पंचायत में हमने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, दैट इज 1/3 ऑफ सीट्स। कितनी सीट्स बेटा, 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बोला था ना, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान से शेड्यूल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आपको याद रखना है। भोजपुरिया है, नहीं है भैया, अभी भोजपुरिया को नहीं दिया गया है। मगधी नहीं दी गई है, राजस्थानी नहीं दी गई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिल। ठीक है, तो तमिल इज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन सा शेड्यूल है बेटा? शेड्यूल नंबर 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल नंबर 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया था, बट एक चीज को आपको यहाँ पे याद करना है, नोट करके रखिए कि देखिए शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। देखिए 11th शेड्यूल में क्या क्या पावर्स हैं किसके पास, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पावर ऑफ पंचायत, कि पंचायत के पास क्या क्या पावर्स दी गई हैं, वो सारी पावर हमने 11th शेड्यूल में हमने मेंशन करके रखा है। और जो आपका 12th शेड्यूल है ना, 12वां शेड्यूल है, यहाँ पर हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपैलिटीज की क्या पावर है, क्या फंक्शन है, वो हमने 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को रखा है, दैट इज द 12th शेड्यूल, एंड इन 11th शेड्यूल वी हैव द पंचायत। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन से ऑप्शंस में हमें यूनियन लिस्ट देखने को मिलता है? ठीक है, तो याद करो यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए इज पुलिस, ऑप्शन बी इज फॉरेन अफेयर एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपको तो पता है कि पुलिस तो यार एमपी पुलिस अलग होती है, महाराष्ट्र पुलिस अलग होती है, तो पुलिस तो नहीं भैया, पुलिस नहीं आएगा। ठीक है, फॉरेन अफेयर हाँ आएगा। एग्रीकल्चर आपको पता है नहीं भाई, ये तो स्टेट की काम है, स्टेट का काम है ना एग्रीकल्चर देखना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ कम टू द सेकंड, ट्रेड, इरिगेशन, बेवरेज। भैया इरिगेशन आ गया, इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब कि ये स्टेट ही देखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, एजुकेशन, कॉमर्स एंड बैंकिंग। अभी तो बताया सर ने कि एजुकेशन कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। किस में आता है एजुकेशन? कंकरेंट लिस्ट में आता है भैया, अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, देन कम टू द ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन डी, करेंसी बिल्कुल एक नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, कम्युनिकेशन बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट मैटर है, और खास करके डिफेंस, आर्मी वगैरह, इन सारे मुद्दे पे डिसीजन कौन लेता है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस ये मैटर आते हैं बेटा यूनियन लिस्ट में। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सी हियर, रीड इट। Read the following statement regarding the linguistic states on the basis of language in India and choose the correct options. ठीक है, तो इन ऑप्शंस को याद पढ़ना है और इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमें राइट इस करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। ठीक है, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, the option, if the first statement is formation of state on the basis of language made the country more united and stronger. Yes, very true. इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ी है, स्ट्रांग हुई है। ठीक है, ऑप्शन टू, दैट इज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, अगर वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी अगर आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। तो स्टेटमेंट 3, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज वीकेंड द फेडरल स्ट्रक्चर। इज इट ट्रू? क्या फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर किया है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? नो, द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। तो कम बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड करो, एलिमिनेशन से आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। तो ऑप्शन 3 किस में है? ये गलत है। ऑप्शन 3 और किस में है? ये गलत है। ऑप्शन 3 किस में? ये गलत है।
तो भाई इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके तुक्का लगा के आओ ना, तुक्का आंख बंद करके ऑप्शन सही करके आओ, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, यस, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये बात सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको एमसीक्यू को सॉल्व करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। यहीं पर मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। और काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल में हमने फेडरलिज्म चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप मेरी तरफ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब इसके सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग डेवलप करना है। जो भी डिस्कस किया है हमने चीज़ें, इसके प्रीवियस ईयर पे जाइए आप, इनके क्वेश्चंस को उठा करके इन पे आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड बाय।